नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट और इस टेस्ट में 40 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, तो जिस माध्यम में से आप बिलोंग करते हैं उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम उत्तर बहुत जल्दी दे रही हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर दीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि मैम उत्तर बहुत लेट में दे रही है तो वीडियो को फास्ट करिए। तो मेरी स्पीड आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हो। तो चलिए इन 40 प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं और इनके साथ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला देखिए, कर चोरी और काले धन पर रोक लगाने के लिए बनाए गए प्रावधानों का समूह जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल भारत में कब से लागू हुआ? ये एक डायरेक्ट प्रश्न है। 1 अप्रैल 2014 से, 1 अप्रैल 2016 से, 1 अप्रैल 2017 से और 1 अप्रैल 2018 से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है 1 अप्रैल 2017 से। तो पहले का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको मेले का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ आपको स्थान दिया गया है। तो देखिए, परिक्रमा मेला, तिगरी मेला, फाल्गुन मेला और विंध्याचल देवी मेला। इन ऑप्शंस में से अगर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि विंध्याचल देवी मेला जो है वो कहाँ लगता है, वो मिर्जापुर में लगता है। तो डी का आपका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। डी का आपका सही उत्तर क्या होगा? 1 होगा ना, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, 1 होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर या तो बी होगा या तो डी होगा। ए और सी को आप हटा दीजिए पूरी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 50% आपने एलिमिनेट कर लिया। अब दूसरा हम देखते हैं परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला की अगर हम बात करेंगे तो ये नैमिषारण्य में लगता है। तिगरी मेले की अगर हम बात करेंगे तो तिगरी मेला अमरोहा में लगता है और फाल्गुन मेला जो है वो रामपुर में लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का बी आपका सही उत्तर है। क्लास परीक्षा में यूपी स्पेशल का प्रश्न बनता है, आरओ एआरओ में भी बनता है, आप सभी को पता है, और यहाँ पर मेले से भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। देखिए 1-2 मेला और हम देखते हैं। अगर परीक्षा में पूछेगा शाकंभरी मेला ये कहाँ पर लगता है तो आप क्या बताएंगे? बताइए, आप बताएंगे सहारनपुर, ठीक है। शाकंभरी मेला याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, शाकंभरी देवी मेला। इसी तरीके से अगर परीक्षा में पूछेगा कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है तो आप क्या बताएंगे? नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, याद रखिएगा नौचंदी मेला के बारे में। फिर फागुन मेला मैंने आपको बताया कहाँ लगता है, बताइए, रामपुर में लगता है। अच्छा, हापुड़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर गढ़ मुक्तेश्वर मेला लगता है, ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर मेला। बाराबंकी आप सभी को पता है, यहाँ पे देवा शरीफ मेला लगता है। बलरामपुर में कौन सा मंदिर है? देवी पाटन मंदिर है, तो वहां पर देवी पाटन मेला लगता है, ठीक है। अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा कि मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर है तो वहां पर विंध्याचल देवी मेला लगता है, ठीक है। बाराबंकी में देवा शरीफ जी की मजार है तो वहां पे देवा शरीफ मेला लगता है।
चित्रकूट की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर रामायण मेला लगता है, ठीक है, और रामायण मेला आपका अयोध्या में भी लगता है। गोरखपुर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर खिचड़ी मेला लगता है, जो कि आपका कहाँ पर लगता है, गोरक्षनाथ मंदिर में लगता है, याद रखिएगा क्लास। एक और मेला मैं आपको बताऊंगी, दादरी मेला जिसको कि पशु मेले के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर लगता है, ये बलिया में लगता है। तो इतनी चीजें हमने रिवाइज की। अब थर्ड प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा एंजाइम सलाइवा में पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, फिर आपको दिया गया है काइमोट्रिप्सिन और लास्ट में आपको दिया गया है टाइलिन। तो मैं आपको बताऊं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, टाइलिन जो है वो सलाइवा में पाया जाता है और ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च के, याद रखिएगा। माउथ में मिलता है तो माउथ में किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का डाइजेशन जो है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कि हम टाइलिन कहते हैं, और ये टाइलिन स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे पेप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन की बात करें या फिर काइमोट्रिप्सिन की बात करें, ये सब प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं, याद रखिएगा ये भी चीज। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट्स की बात की गई है, राज्यों की बात की गई है। अब क्लास आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि बजट जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये बजट टर्म हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इस बजट टर्म के जगह हमारे संविधान में जो चीज लिखी है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करेंगे सेंटर के लिए, ठीक है, तो सेंटर के लिए ये हमारे अनुच्छेद 112 में दिया गया है आर्टिकल में, ठीक है। और यहीं पे अगर इसको हम स्टेट के लिए देखेंगे तो इसमें 90 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 202। तो 202 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस स्टेट के लिए बोला गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात स्टेट के लिए की गई है, राज्य के लिए गई है। अब मैंने आपको बता दिया बजट की जगह ये टर्म यूज किया गया है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, तो आप बताओगे कितना आय है और कितना आपका व्यय है, दोनों को कहां पर लिखा रहता है, मतलब कितना इनकम है, कितना रेसिप्ट है सरकार का एक फाइनेंशियल ईयर के लिए और कितना एक्सपेंडिचर है, यही चीज हमारे बजट में मेंशन रहती है, ठीक है। इसी के ब्यूरो को हम क्या कहते हैं, इसी के ब्यूरा कहते हैं, नहीं उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए चीजें क्लियर हो गई होगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ का टी। आगे बढ़ते हैं अब हम फिफ्थ प्रश्न को देखिए। फिफ्थ प्रश्न में आपका बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 44, आर्टिकल 42 दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी क्लास की, यहाँ पर जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, ये सारे आपके डीपीएसपी हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर 39A जिसमें कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, इक्वल एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है, तो ये आपका आर्टिकल 39A में दिया गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर 43A की बात करेंगे तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी एकदम सही है, ठीक है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है, एकदम सही है। 42 जो दिया गया है वो आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है और इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। तो फिफ्थ का डी आपका सही उत्तर है। 42 की जब भी हम बात करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर हम मैटरनिटी रिलीफ की बात करते हैं। आप सुने हैं ना कि मैटरनिटी लीव मिलती है औरतों को, तो ये कहां पर इसके बारे में कहीं हमारे संविधान में उल्लेख है, तो आप याद रखेंगे, हाँ हमारे संविधान में मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बोला गया है। किस अनुच्छेद में बोला गया है, आर्टिकल 42 में बोला गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। इतने प्रश्न, इतनी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए अच्छा क्लास, यहाँ पर एक दो और इम्पोर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करेंगे, जैसे आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51।
जो कि परीक्षा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 50 की अगर हम बात करें अनुच्छेद 50 की, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात की गई है। मतलब जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 51 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 51 की, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। ये चीज याद रखिएगा, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 51 में। ठीक है, और जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात किसमें की गई है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात 50 में की गई है, याद रखिएगा। अच्छा देखो ना, 50 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो 25-25 में डिवाइड होगा ना, तो 2 इक्वल हिस्से में 50 डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये चीज याद रखिएगा, स्टूडेंट इन्हीं 50 और 51 में कंफ्यूज होते, 50-51 में। तो याद रखिएगा, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए वहां पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात की गई है, और जहां पर बोला जाए कि पूरा जो भी है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक है, यहां पर एक की बात की जाए तो पीस की बात की जाए, हम सब एक हैं, इंटरनेशनल पीस की बात की जाए तो वो 51 है। तो ये दोनों चीजें पूछी जाती है, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए यहां पर देखिए 6वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर जरूर ध्यान दिया करिए, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो न्यू इंडिया महात्मा गांधी, युगांतर भूपेंद्र दत्त, हमदर्द मोहम्मद अली, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। तो मैं बता दूं, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता सही है, हमदर्द मोहम्मद अली सही है, युगांतर की बात करेंगे भूपेंद्र दत्त सही है। न्यू इंडिया जो लिखा है यहाँ पर किसका नाम होना चाहिए? एनी बेसेंट का नाम होना चाहिए। ठीक है, एनी बेसेंट कौन है? एनी बेसेंट वही है जो कि थियोसोफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थी। एनी बेसेंट वही है जिन्होंने होम रूल मूवमेंट की बात की थी। एनी बेसेंट पहली महिला है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। ये किस कंट्री से बिलोंग करती थी? ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यू इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी भले बूढ़े हो गए थे, लेकिन इन्होंने यंग इंडिया की बात की थी, ये चीज याद रखिएगा। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने एक और चीज लिखी थी, कॉमनवेल्थ, ये भी याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए महात्मा गांधी से रिलेटेड चीजों को हम देख लेते हैं। यंग इंडिया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंडियन ओपिनियन याद रखिएगा, और हिंद स्वराज, इन सब के संपादक कौन है? महात्मा गांधी। इन सब के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोटिलिडॉन प्लांट? ठीक है, तो यहां पर लहसुन, प्याज, टमाटर या फिर एलोवेरा। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो है टमाटर। ठीक है, 7th का सी आपका सही उत्तर है क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में मूल कर्तव्य के विषय में कौन सा सत्य है, कौन सा ट्रू है? फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड यहां पे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करता है। तो यहां पर हम देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी मेड इफेक्टिव बाय अ कोर्ट ऑर्डर। तो जो पहला है आपका, ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, देखिए लॉ बना दिया जाए, अगर कोई लॉ बना दिया जाए, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, तो अगर लॉ बनाया जाएगा तब उसको इम्पोज किया जा सकता है, नहीं तो फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी मेड इफेक्टिव बाय अ कोर्ट ऑर्डर, ये गलत है आपका। तो फर्स्ट आपका सही है। दूसरा, मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करता है, ये आपका सही है। तो इस प्रश्न में आपका सही उत्तर क्या होगा? ओनली 2, मतलब 8th का बी आपका सही उत्तर होगा। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा क्लास, अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको क्या क्या चीज पता है, तो आप क्या बताएंगे? मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में किस भाग में दिए गए हैं? तो याद रखिएगा 4th क में दिए गए हैं। 4 का भाग में हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं 6 से 14
वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक का बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है उनका। ये किस में बोला गया है, ये किस आर्टिकल में बोला गया, किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो आप याद रखेंगे 614 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य उनके गार्जियन का या फिर उनके पेरेंट्स का, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में बोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने आपसे शिक्षा की बात कर ली है, एजुकेशन की बात कर ली है, तो आप मुझे बताइए कि शिक्षा को संविधान में किस सूची में रखा गया, किस सूची में शिक्षा है की बात की गई है एजुकेशन की? तो आप याद रखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर दी है, तो अब मुझे ये बताइए कि सूचियों के बारे में, लिस्ट के बारे में किस शेड्यूल में बोला गया है? तो वो 7 शेड्यूल में बोला गया है। तो इतनी चीजें क्लास आप लोग याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। अगर पार्ट की बात पूछेगा तो पार्ट 4 क में आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में बोला गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला गया 4th ए में। अगर पूछे आपसे कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में ऐड किया गया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछे कौन सी कमिटी ने मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में ऐड करने के लिए बोला, जोड़ने को बोला, तो आप याद रखेंगे स्वर्ण सिंह कमिटी ने बोला था। ठीक है, अगर आपसे बोला गया 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का, ठीक है, किसका मौलिक कर्तव्य है ना, कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक का बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है। ये किसमें बोला गया? ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में बोला गया है। तो शिक्षा किस उसमें लिस्ट में दी गई है, किस सूची में दी गई है? समवर्ती सूची में दी गई है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी यूनियन लिस्ट। ठीक है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये किस शेड्यूल में बोला गया है? ये 7 शेड्यूल में बोला गया है। अब मुझे लग रहा है बहुत सी ज्यादा चीजें हो रही होंगी, लेकिन चीजें रिवाइज हो रही होगी आपकी। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज और आप लोग बता दीजिए, अगर आपसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस कंट्री से लिए गए हैं, तो ये प्रोविजन किस कंट्री से लिया गया, तो आप क्या बताएंगे? आयरलैंड से। तो दोनों चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का, आशा करती हूँ। 9th प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक तरफ सूची 1 दी गई है और दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। ठीक है, और दोनों को सुमेलित करना है। एक तरफ उद्योग दिया गया है, एक तरफ स्थान दिया गया है। इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ है? चौपान में है। ठीक है, चौपन में। कागज इंडस्ट्री की हम बात करेंगे तो ये टीटागढ़ में। ठीक है, बी का 3rd। खनिज तेल शोधनशाला की अगर हम बात करेंगे तो ये अंबाला मुकुल। और लो एवं इस्पात की बात करेंगे तो राउरकेला स्टील प्लांट, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9th का बी। 9th का बी सही उत्तर है। यहां पर देख लो, अगर सीमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो चौपन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सीमेंट उद्योग जो है वो कहाँ है? यूपी स्पेशल का प्रश्न यहां से बन सकता है। चुर्क में, ठीक है, चौपन में, कानपुर तथा डाला में। खनिज तेल शोधनशाला की बात करेंगे तो अंबाला मुकुल में। कागज की बात करेंगे तो टीटागढ़ में। ठीक है, और लौ एवं इस्पात की बात करेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की, तो राउरकेला में। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। 10वें प्रश्न को देखिए। एक तरफ स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है, प्लेस और इंडस्ट्री। तो एक एक को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो मैग्नीटोगो सड़क, ठीक है, सड़क जो भी मैग्नीटोगो सड़क, ठीक है, तो ये आपका कहां पर है बताइए? ये यहां पर आपका कौन सा उद्योग है? तो यहां पर आपका कागज का उद्योग है। कागज का उद्योग है कि लौ एवं इस्पात का उद्योग है? तो यहां पर आपका लौ एवं इस्पात का उद्योग है। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। एक का फर्स्ट होगा आपका। एक्रोन की अगर हम बात करेंगे तो एक्रोन में आपकी कौन सी इंडस्ट्री है? एक्रोन में आपकी रबड़ इंडस्ट्री है। ठीक है, तुरिन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कौन सी इंडस्ट्री है? मोटर वाहन, ऑटोमोबाइल की। ठीक है, ओटावा की बात करेंगे तो ओटावा किस चीज के लिए फेमस है?
ओटावा जो है वो कागज उद्योग के लिए फेमस है। तो देख लीजिए, ए का फर्स्ट यहां दिया है, यहां दिया है, बी का थर्ड यहां दिया है, फिर सी का आपका सेकेंड है और डी का फोर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10th का डी आपका सही उत्तर है। देख लो, यहां पर लौ एवं इस्पात है, ठीक है। एक्रोन की बात करेंगे, यूएसए में है, रबड़ के लिए फेमस। तुरीन की बात करेंगे, इटली में है, मोटर वाहन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा में आपका ओटावा है जो कि कागज उद्योग के लिए फेमस है। अच्छा प्रश्न था ये, परीक्षा में पूछा भी जाता है ऐसा। अब देखो, कारपेंटेरिया का मैदान ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया का अगर मैप आपका कुछ इस तरीके से है, तो कारपेंटेरिया की बात करेंगे तो यहां पर आपको नॉर्थ साइड में दिखेगा गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। तो ये आपके नदर्न पार्ट में है। इधर देख लो, 11th का ए आपका सही उत्तर है। ये देखो क्लास, ये आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट दिख रहा है, इधर गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया दिख रहा है आपको, ठीक है। याद रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां पर ये नॉर्थ में है। क्लास इस तरीके का प्रश्न पूछा है इसलिए बता रही हूं, ये नॉर्थ में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करेंगे तो ये आपका ईस्ट में है, ठीक है। हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, यहां पर आपका इस तरीके से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरीके से पूछा था। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन डेजर्ट याद रखना है आपको। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पूछेगा कहां पर है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन डेजर्ट कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। किम्बरले प्लेटू कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी डेजर्ट कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। सिम्सन डेजर्ट कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ग्रेट आर्टिशन बेसिन कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। सारी चीज फिर से रिवाइज करो। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया ऊपर की तरफ दिख रहा है नॉर्थ में। इधर ईस्ट में आओगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिख रहा है, ठीक है। इधर ऊपर से नीचे की तरफ आओ, सबसे पहले किम्बरले प्लेटू दिखा, फिर तनामी डेजर्ट दिखा, फिर यहां पर आपको मैकडोनल्ड रेंज दिखा, फिर गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और ग्रेट आर्टिशन बेसिन। ये सारे आपके ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड हैं। सारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से पेपर में प्रश्न बनता है। यहां पर देख लो, रिवर की बात अगर करें तो डार्लिंग, ठीक है, और म्यूरे, ये दोनों आपको याद रखना है। डार्लिंग और मोरे कहां पे आपकी फ्लो करती है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे फ्लो करती है। एक चीज और बताऊंगी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगी। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि कहीं ऐसा ना लगे आप लोगों को कि मैम आप एक क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही नहीं एक्सप्लेन कर रही हैं। तो क्लास प्लीज, जब भी ना मैं किसी प्रश्न को देखती हूं और मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूं आपसे डिस्कस, मतलब मेरा है कि मैं डिस्कस कर ही देती हूँ, क्योंकि अगर परीक्षा में प्रश्न बन गया ना और मैंने उसको नहीं डिस्कस किया तो मुझे बड़ा अफसोस होगा पेपर देख के। तो इसीलिए बता दूं, दिमाग में हो सकता है परीक्षा में आपको याद आ जाए कि मैम ने बताया था, ठीक है। तो अभी आज क्या करो, आज प्लीज एक काम करो, ऑस्ट्रेलिया का मैप खोलो और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को खोलो और सब याद कर लो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किधर है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ईस्ट इसको करो, ठीक है। ये मैंने अर्थ लिखा है, इसको ईस्ट करो। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक है। इधर किम्बरले प्लेटू, तनामी डेजर्ट, मैकडोनल्ड रेंज, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ग्रेट बेसिन, डार्ले, म्यूरे। और इधर अगर आप देखोगे पेपर में प्रश्न बनता है तस्मानिया, ठीक है। और ये आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, इसको कौन सा स्ट्रेट इन दोनों के बीच में पड़ता है? तो आप याद रखोगे बास स्ट्रेट। क्या? बास स्ट्रेट। बस, अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। इतना चीजें क्लियर हो गई ना? चलो ठीक है, अब नहीं बताऊंगी, बस चलो अगले प्रश्न में हम लोग मूव करते हैं। 12वें प्रश्न को देखो, निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं के लिए पृष्ठ तनाव उत्तरदायी है? तो यहाँ पे सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल है किन चीजों के लिए? वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, लोहे की सुई का जल की सतह पर तैरना, गर्म सूप का पूरी तरह जीभ पर फैलकर स्वादिष्ट लगना। इन तीनों के लिए सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल होता है, पृष्ठ तनाव रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें पूछा गया था किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जहां पर भी 1 2 3 आपको तीनों दिखे उसको आग बन करके मार्क कर दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। यहां पर देख लो, जो आपका कीड़ा है वो अगर पानी में कुछ इस तरीके से चल रहा है तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से। एक सुई जो है पानी में तैर रही है वो भी पृष्ठ तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। जो बूंदे हैं लीव्स में, जो ओस है उनका इस तरीके का आकार लेना, ये भी किस वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। जो सूप ठंडियों में पी रहे हो घर बैठ के, उनका स्वादिष्ट लगना, जीभ पर फैल जाना, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं 13th प्रश्न को। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड कैसे होते हैं? सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा डी। ये चीज याद रखिएगा कि जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, तो यहाँ पर खाली आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ठीक है, आपके संसद के सदस्य होंगे। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपके इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे, निर्वाचित मेंबर्स भी होंगे, साथ ही साथ मनोनीत मेंबर्स भी होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्यों इस तरीके से लिखा है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर? क्यों नहीं हमने खाली लिख दिया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अगर आप खाली लिखते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लिखने का रीजन ये है, जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर आपके खाली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके पीछे का एक रीजन ये होता है क्योंकि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको नॉमिनेट कौन करता है? उनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है। तो हो सकता है प्रेसिडेंट के लिए जो आदमी खड़ा हो वो कहे कि 2-3 मेंबर्स के पास, भाई तुम परेशान मत हो, उन 12 मेंबर्स के पास जाके तुम परेशान मत हो, तुम मुझे वोट दो, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं तुम ही लोगों को नॉमिनेट करूंगा। ऐसा हो सकता है ना? तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, तो उसमें खाली निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब भी होगा तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स शामिल होते हैं, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में नहीं शामिल होते, उसमें खाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम 14 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में शामिल नहीं थी? ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है। विजय लक्ष्मी पंडित थी, सुचित्रा कृपलानी थी, सरोजनी नायडू थी, लेकिन अरुणा आसफ अली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर नहीं थी। ठीक है, अरुणा आसफ अली का नाम आप लोग ने कहाँ सुना है बताइए? क्विट इंडिया मूवमेंट में सुना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली की बात होती है। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। तो अगर परीक्षा में कभी पूछेगा कितनी थी तो आप बताएंगे 15। 15 प्रश्न को देखते हैं। भारत का क्रमशः सबसे अधिक व सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो हाईएस्ट एंड लीस्ट वोटर रिस्पेक्टिवली, वोटर्स कहां पर है रिस्पेक्टिवली, किस लोकसभा कंसिस्टेंसी में, ये पूछा गया है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? चांदनी चौक तथा लद्दाख नहीं, ठीक है, चांदनी चौक तथा लक्षद्वीप नहीं, कच्छ तथा लक्षद्वीप नहीं। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे कम जो है वो लक्षद्वीप में है, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, तो वो कहां पर है? मल्काजगिरी में, याद रखिएगा। तो 15 का भी आपका सही उत्तर है। अगर आपसे पूछेगा कि लोकसभा क्षेत्र मल्काजगिरी आपका किस प्रदेश में आता है तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। ये भी चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 16वां प्रश्न। यहां पर आपको प्रमुख खनिज दिए गए हैं और उत्पादन में प्रथम। याद रखिएगा उत्पादन की बात की गई है, प्रोडक्शन की बात की गई है। तो मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है, जस्ता राजस्थान में, टंगस्टन की बात करें कर्नाटक, टिन की बात करें तो छत्तीसगढ़। तो एक एक को देखते हुए चलते हैं। टिन का सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, सही है। टंगस्टन कर्नाटक में, सही है। जस्ता राजस्थान में, सही है। लेकिन जो मैग्नीज है उसका सबसे ज्यादा भंडार तो उड़ीसा में है, ठीक है, रिजर्व तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मैग्नीज का एमपी में होता है। एम से मैग्नीज, एम से एमपी, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। यहां पर देख लीजिए मैग्नीज को अगर हम देखेंगे तो उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे मध्य प्रदेश है, जबकि मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार कहां पर है? उड़ीसा में है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 17 प्रश्न। यहां पर ये देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्रश्न है। एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, नेशनल पार्क दिया गया है, दूसरी तरफ आपको राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। माउंट हेरियट, फिर उसके बाद जल्दापारा, ठीक है, वसंदा और कालेसर,
तो इसको मैच करते हुए चलते हैं। माउंट हैरियट की अगर हम बात करेंगे, जो माउंट हैरियट है वो आपका अंडमान निकोबार में है। तो ए का सेकंड बी में भी दिया गया है और डी में भी दिया गया है, ठीक है। जल्दापारा की बात करेंगे तो जल्दापारा कहां पर है बताइए? जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो बी का थर्ड हो जाएगा, तो बी का थर्ड यहां पर दिया गया है। वसंदा की बात करेंगे, वसंदा कहां पर है? ये आपका गुजरात में है। और कालेसर की बात करेंगे, कालेसर कहां पर है? हरियाणा में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 18। निम्नलिखित पर्यावरणीय समझौते को उनके लागू होने के काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला गया है। तो सबसे पहले देखते हैं सीएमएस के बारे में, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। तो ये आपका कब हुआ है? कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज अगर हम देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर बॉन में है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहां पर है? जर्मनी में। और अगर इसका लागू करने की बात करें तो ये 1983 में लागू हुआ है, ठीक है। साइट्स की अगर हम बात करें, जिसका की फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, या फ्लोरा एंड फौना। तो साइट्स की अगर हम बात करेंगे तो साइट का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है, ठीक है। और ये आपका कब से लागू है? 1975 से। आईपीपीसी की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ये आपका कब लागू हुआ है? 1952 में, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये आपका 2004 में। तो चलो इसको अरेंज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपका क्या आया है? 3 आया है 1952 में आईपीपीसी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आया है? 1975 में साइट्स, जो कि 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद सीएमएस, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो ये आपका 1983 में 1 हो गया। और फिर यहां पर 4th आपका हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, 4th। तो 3214 18th का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे क्लास, यहां पर देखिए 19th प्रश्न को। पका हुआ भोजन रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं? नहीं। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है? ये भी नहीं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं? कम तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं? देखो, नष्ट तो नहीं होंगी। अगर नष्ट होते ना तो रेफ्रिजरेटर में हर चीज ले जाके रख देते और कह देते कि इसमें तो जर्म्स मर गए हैं। जर्म्स मारने के लिए हाथ को डिटॉल से ना धो के रेफ्रिजरेटर में कुछ देर के लिए घुमा देते और कहते हैं अरे जर्म्स तो मर गए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या करते हैं? पानी से ना धो के सब चीज ले जाके रेफ्रिजरेटर में रख देते, कहते हैं जर्म्स तो मर गए। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये है कि ठंडी की वजह से जो आपके जर्म्स होते हैं वो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाते हैं लो टेम्परेचर में, इसलिए चीजें इतनी जल्दी सड़ती नहीं है। ठंडक में कोई चीज क्यों नहीं जल्दी सड़ती है? क्योंकि जो जर्म्स हैं वो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाती हैं। तो यही रीजन होता है। 19th का सी आपका सही उत्तर। फिर प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री? डॉक्टर क्लीलैंड, ठीक है, डेट्रिच ब्रेंडिस, डॉक्टर वोल्कर, या फिर रामदेव मिश्र। तो यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री हम कहते हैं डेट्रिच ब्रेंडिस को, ठीक है। 20 का बी आपका सही उत्तर है। देखिए, भारत की पहली वन नीति 1894 में डॉक्टर वोल्कर की सिफारिश पर तैयार की गई थी। ये चीज आप याद रखेंगे, पहली वन नीति की बात की गई है, लेकिन 1864 में डेट्रिच ब्रेंडिस की नियुक्ति भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर की गई थी और भारत में इन्हें भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ब्रेंडिस होगा कि वोल्कर होगा। तो आप याद रखेंगे 1864 में जो ब्रेंडिस थे उनको पहले महावन निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और पहली वन नीति 1894 में आई थी
और उस समय कौन थे, किसकी सिफारिश पर, डॉक्टर वोल्कर के सिफारिश पर। लेकिन फादर अगर पूछेगा भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है तो आप ब्रैंडिस का नाम बताएंगे। दोनों पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए 21 प्रश्न को अब हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से मिलकर बना होता है। यह शरीर को गर्मी एवं ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। और हाँ, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही हमको एनर्जी मिलती है, बॉडी को हीट मिलती है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है और सही उत्तर 21 का क्या होगा, सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चल 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। मानव शरीर में प्रतिशत के क्रम में विभिन्न तत्वों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो मानव शरीर की बात यहां पर की गई है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, या फिर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ए, बी, सी, डी में से आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा बताइए। तो अगर ह्यूमन बॉडी की हम बात करेंगे तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम और लास्ट में फास्फोरस, याद रखिएगा। 23rd प्रश्न को हम देखते हैं। यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपको यूनिट्स दी गई है। ठीक है, और एक तरफ आपको दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी, ल्यूमिनस फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहां पर आपको मैच करना है। तो एक एक को मैच करते हुए चलते हैं। विद्युत चालकता की बात अगर हम करेंगे तो विद्युत चालकता को किसमें मेजर किया जाता है बताइए, सीमेंस में मेजर किया जाता है। तो एक का फोर्थ। ज्योति फ्लक्स को अगर हम बात करेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स की अगर हम बात करेंगे, फ्लक्स को किसमें, ल्यूमेन में मेजर किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को किसमें मेजर किया जाता है, टेस्ला में। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम बात करेंगे तो पर सेकंड में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23rd का बी। 23rd का बी आपका सही उत्तर है क्लास। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 24th प्रश्न। जल में भरे बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है। तो जब भी एक कोई पॉट है उसमें आप सिक्का डालेंगे तो आपको लगेगा ये सिक्का ऊपर की तरफ है, भले वो एकदम बॉटम में हो। ये किसकी वजह से होता है, डिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, कि पोलराइजेशन की वजह से। तो ये आपका होता है अपवर्तन की वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 24th का सी आपका सही उत्तर है। 25th देखते हैं। 11वीं सदी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध कथा सरिता सागर ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो कथा सरित सागर बुक के राइटर आपके कौन थे, कल्हड़, सोमदेव, भास या फिर भारवी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, सोमदेव द्वारा इसको लिखा गया है। 25वें का बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। यह ग्रंथ साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ ही 11वीं सदी के विश्वकोश के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो कभी अगर परीक्षा में पूछे कि 11वीं सदी के विश्वकोश के रूप में कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है तो आप बताएंगे कथा सरित सागर। 26वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, मुंबई में नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो क्लास यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ है, नहीं, सबसे पहले ये नहीं हुआ। सबसे पहले मुंबई में नौसेना विद्रोह हुआ है। मुंबई में नौसेना विद्रोह जिसको कि हम INS तलवार में जो हुआ था वो कब हुआ है, 18 फरवरी, ये फरवरी में हुआ है 1946 में। ठीक है, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन की अगर हम बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया है, 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को, 15 फरवरी 1946 को, 15 फरवरी 1946 को जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के एटली, उन्होंने ये घोषणा की थी कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना व तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीय
से विचार विमर्श के लिए एक मिशन को भारत भेजूंगा मैं, और उस मिशन का नाम क्या होगा, कैबिनेट मिशन होगा। ठीक है, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली पहुंचता है, भारत पहुंचता है। और इस कैबिनेट मिशन में आपके 3 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा आप। उन 3 मेंबर्स का नाम क्या क्या था, एक तो आपका क्रिप्स था, ठीक है, दूसरा अलेक्जेंडर था, याद रखिएगा, और थर्ड आपका लॉरेंस था। इनका भी नाम परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचते हैं, ठीक है, और इनके सदस्य होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, और 16 मई 1946 को ये अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया नेवल जो रिबेलियन है वो 18 फरवरी 1946 को होता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की अगर हम बात करें तो ये 16 अगस्त, यहां पर लिखती हूं मैं, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग मनाती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर देती है, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड क्या रहती है कि उन्हें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, उन्हें पाकिस्तान चाहिए। जब तक उनकी पाकिस्तान की डिमांड नहीं पूरी होगी वो किसी भी चीज के लिए सहमत नहीं होंगी। ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहां पर ये 16 अगस्त 1946 हो गया। और यहां पर जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंसमेंट, ये कब होता है, ये आपका 20 फरवरी 1947 में होता है, याद रखिएगा। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली होते हैं ना, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा करते हैं, और इसी घोषणा को हम क्या कहते हैं, एटली की घोषणा कहते हैं। ये एक ऐतिहासिक घोषणा होती है। क्यों ऐतिहासिक घोषणा होती है, क्योंकि इस घोषणा में कहते हैं ये कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। याद रखिएगा, इसी वजह से इसको एक ऐतिहासिक घोषणा भी कहते हैं, जो कि 1947 में हुआ है। और आप सभी को पता है इसके बाद आपका कौन आता है, माउंट बेटन आता है। ठीक है, चलो तो यहां पर अब इसको अरेंज करो। अगर इतना भी आइडिया है ना कि यहाँ पे एटली वाला अनाउंसमेंट सबसे लास्ट में होगा, तो या तो आंसर सी होगा या तो डी होगा। यहां पर 2 उसके पहले होगा, 2 आपका क्या है, नेवल रिबेलियन। ठीक है क्लास, तो मैं आपको बता दूं यहां पर आपका सबसे पहले है नेवल रिबेलियन, गलत दिया गया है यहाँ पर, ये ना ये गलत है, ये गलत है, इसको काटो। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या हुआ, नेवल रिबेलियन हुआ है। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को। कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है, 24 मार्च ये 20 फरवरी नहीं, ये नेवल रिबेलियन की जब हम बात करें तो 18 फरवरी 1946 को, ठीक है, नेवल रिबेलियन होता है। कैबिनेट मिशन मार्च में आता है 1946 में, ठीक है। अगस्त में आपका डायरेक्ट एक्शन डे होता है, और लास्ट में 1947 में जस्ट माउंट बेटन प्लान के पहले ही तो घोषणा कर दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर द्वारा, तब वो माउंट बेटन को भेजेगा ना, जाओ भारत का विभाजन करो, जो करना है करो, जाओ बस जल्दी से इनको हस्तांतरित करके आ जाओ सत्ता को। तो लास्ट में होगा, तो 2341 होगा, ये चीज याद रखिएगा। फरवरी में, ठीक है, 18 फरवरी 1946 में आपका नेवल रिबेलियन होता है मुंबई में। एटली की अगर हम बात करें यहां पर, तो वो आपका 1947 में होगा। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आएगा, और मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी। तो सही है। चलो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सही हैं, अरे गलत है, सॉरी क्लास, ये रॉन्ग है। इसके लिए मैं आप लोग से माफी मांगूंगी, ठीक है। आप में से कई स्टूडेंट लिखेंगे मैम आप माफी बहुत मांगती हैं, लेकिन प्लीज ये इसको सही कर लेना, ठीक है, आप कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। यहाँ पर कुछ इन्होंने गलत कर दिया है, ये देखो 18 फरवरी, ठीक है, चलो ये तो सही है। 1946 को प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, 20 फरवरी 1946 लिखा है, इसको क्या करो, इसको 1947 करो, ये 7 होगा। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन, कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन, 24 मार्च 1946 एकदम सही है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। बस अब इसको अरेंज कर लो, आपको सही उत्तर मिल जाएगा, वहां पर आपको गलत दिया गया है। 27वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर हुए
त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? कौन इसमें इंक्लूडेड नहीं था? राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी, चालुक्य इसमें नहीं थे। ठीक है, 27 का डी आपका सही उत्तर होगा। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार के बीच हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। 28वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पेशवा वॉर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। युद्ध को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलो एक एक को देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर अगर हम खेड़ा की बात करेंगे तो खेड़ा, फिर वरना, फिर संगोला, फिर पानीपत। तो यहाँ पर आपका ऐसे ही होगा 1 2 3 4। उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, 28 का 1 2 3 4। खेड़ा युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये 1707 में हुआ है, ताराबाई और शाहू के बीच में। ठीक है, वरना की बात करेंगे तो 1731 संभाजी और शाहू के मध्य। संगोला की बात करेंगे तो 1750 पेशवा और छत्रपति पेशवा के बीच में। पानीपत के युद्ध की बात करेंगे तो 1761 अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच में। ठीक है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध आपको पता है। ठीक है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध में सालबाई की संधि। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध भी आपको पता है किसके किसके बीच होगा? अंग्रेज और मराठाओं के बीच में। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका उत्तर होगा। चलिए 29 देखते हैं हम। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? इन विच एरिया डिड द चोला रूल्ड? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, या फिर कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? चोल की बात करेंगे तो चोल आपके कोरोमंडल तट पर थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम चोलों के राज को देखें तो आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग, जिसमें कि आपके तंजौर वाला हिस्सा मेन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वहां तक विस्तृत था ये। चोलों का संस्थापक कौन था? विजयालय था। ठीक है, विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी और नरकेसरी की उपाधि इसने धारण की थी विजयालय ने। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिकृत अष्टधाई से प्राप्त होती है। तो ये तो प्रश्न पूछता ना कि अष्टधाई किसके द्वारा लिखित है? तो पाणिनि द्वारा। चलो इतनी चीजें हमने रिवाइज की। 30वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट इन विच इट कंटेन्स। उसमें क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट्स एंड एसिड। ठीक है, आर एसिड, न्यूट्रिएंट एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स, न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिनल इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिन इफेक्ट होते हैं। ठीक है, डी होगा। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद के होते हैं जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव दोनों होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 31st प्रश्न देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी? महानदी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ये पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जोंक दिया है। ठीक है, जोंक के बाद आपको क्या दिया है? देखिए, जोंक के बाद आपको दिया है गिरना, गिरना के बाद आपको दिया गया हसदेव। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया गया मिंधोला। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? किसकी ट्रिब्यूटरी पूछी गई है? महानदी की ट्रिब्यूटरी पूछी गई है। 31st प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा समय भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो आपका है, आपका सही उत्तर है जोंग और हसदेव। ये आपके किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? ये आपके महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अगर गिरना की हम बात करेंगे और मंधोला की हम बात करेंगे, मिंधोला की, तो ये दोनों किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? ये दोनों ताप्ती की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ताप्ती की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर है 1 और 3। 31st का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32nd, यहाँ पे पत्रिकाएं दी गई हैं और प्रकाशन स्थान दिए गए हैं। चलो, मानस हंस हाथरस से इसका प्रकाशन होता है, सही है। आध्यात्म ज्योति का प्रकाशन कानपुर से होता है, सही है। अखंड ज्योति का प्रकाशन मथुरा से होता है, सही है। धनवंतरी का प्रकाशन वाराणसी से होता है, ये आपका गलत है। इसका प्रकाशन धनवंतरी का बनारस से नहीं होता है, अलीगढ़ से होता है। याद रखिएगा, यूपी स्पेशल का प्रश्न है ये। तो 32nd का डी आपका जो है वो आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न अब हम देखेंगे 33rd प्रश्न देखेंगे। एक तरफ आपको ट्रॉफी और कप के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको खेल के नाम दिए गए हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, सही है। हॉफमैन कप की बात करेंगे तो ये लॉन्ग टेनिस से रिलेटेड है, ये भी सही है। थॉमस कप यहाँ पे दिया गया है, थॉमस कप जो है वो किससे रिलेटेड है, गोल्फ दिया गया, ये आपका गलत है। थॉमस कप की बात करेंगे तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। और रंगास्वामी कप की बात करेंगे तो ये हॉकी से रिलेटेड है, सही है। तो इस प्रश्न में कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, थॉमस कप। 33rd का सी आपका सही उत्तर है। 34th प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सोडा ग्लास जो होता है उसका यूज ट्यूबलाइट में होता है, सही है। फ्लिंट ग्लास की बात करेंगे टेलीस्कोपिक लेंस में यूज होता है, सही है। पोटास ग्लास की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा लेंसेज ऑफ सन ग्लासेस में। और पायरेक्स की बात करेंगे तो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स में या फार्मास्यूटिकल कंटेनर में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो पोटास ग्लास है ना, ये वाला आपका गलत है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है ना, सी आपका गलत है। क्यों? जो पोटास कांच होती है ना, जो ग्लास होती है, वो अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन के लिए यूज की जाती है, जो कि ज्यादा मतलब हाई टेम्परेचर पे जिसपे हम वो कर सके, गर्म कर सके जिन बर्तन पे, वहां पे जो ग्लास का यूज होता है वो पोटास ग्लास होती है, याद रखिएगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, चश्मे के लेंस के लिए कौन सा यूज करते हैं, उसको हम क्राउन कांच कहते हैं, ठीक है, क्राउन ग्लास कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, 35th प्रश्न को। यहां पर देख लीजिए, वह प्राचीन स्थान जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। महाभारत का वाचन किया गया था अहिछत्र में, हस्तिनापुर में, काम्पिल में या फिर नैमिषारण में। तो ये आपका सही उत्तर है नैमिषारण में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कहां पर है, सीतापुर में है नैमिषारण। अगला प्रश्न हम देखेंगे 36th। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। इसे प्रस्तुत करने के लिए कारण बताना अनिवार्य है। पहला, अविश्वास प्रस्ताव राजीव गांधी के विरुद्ध लाया गया था। तो यहाँ पर क्लास जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कराया जाएगा ना, तो यहाँ पर रीजन देने की जरूरत नहीं होती है। दो मोशंस होते हैं, एक सेंसर मोशन होता है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात होगी तो यहाँ पर रीजन देने की जरूरत नहीं होगी। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी पास होगा तो यहाँ पर आपकी जो सरकार है, ठीक है, वो पूरी सरकार आपके मतलब जितने भी आपके मंत्री हैं, मुझे बोलना चाहिए, उन सारे मंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। सेंसर मोशन जो है वो एक सिंगल मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है और यहाँ पर रीजन देना अनिवार्य है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई भी रीजन देना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन राजीव गांधी के खिलाफ नहीं लाया गया था, इनके पिताजी के ये नहीं, इनके पिताजी नहीं, इनके नाना जी बोलना चाहिए ना। तो ये जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। भारत में पहला अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1963 में लाया गया था, ठीक है। चलिए 37 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं, सूची 2 में प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल और प्रोविजन। तो यहाँ पे अनुच्छेद 54, 56, 66 और 67। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आर्टिकल 52 से अगर हम 62 तक की बात करें, आर्टिकल 52 से 62 तक की, तो ये सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर 54 और 56 आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड होगा। तो आर्टिकल 54 की अगर हम बात करेंगे, अनुच्छेद 54 की, तो यहाँ पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। 56 की बात करेंगे तो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पदाविधि की बात की गई है 56 में, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर ए का थर्ड हो जाएगा और बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड। 66 में क्या बात की गई है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की बात की गई है। और 67 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा 37 का,
बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संसदीय अधिनियम के माध्यम से की गई है। दूसरा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ पार्लियामेंट्री एक्ट, ठीक है, और द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये तो आपका बिल्कुल सही है कि जो भी आपके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, जब भी हम किसी भी ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ये चीज याद रखिएगा, कोई भी ट्रिब्यूनल हो तो वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बोथ A and R are true but R does not explain A, ठीक है, यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 323A के अंडर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है तो ये सारे ग्रीवियांस देखिएगा जो कि रिलेटेड है किससे? रिक्रूटमेंट से या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस किसके? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के। एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग हैं उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी ग्रेवियांसेस हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो कैट देखेगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। एक आपका आता है 323B, जहां पर अनुच्छेद 323B में क्या कहा गया कि दूसरा ट्रिब्यूनल, अदर ट्रिब्यूनल भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, और ये ट्रिब्यूनल्स आपके स्टेट और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर जो भी चाहे वो आपके स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन आपको जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है, 323A जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड ग्रेवियांसेस को देखती है। मतलब पब्लिक सर्विस से मैटर, पब्लिक सर्विस मैटर ही खाली ये डील करती है। और इसको हमारे संविधान में कब किससे ऐड किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से द ट्रिब्यूनल अंडर 323 कैन बी क्रिएटेड ओनली थ्रू पार्लियामेंट, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस मैटर्स को देख रही है, खाली इसको पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है। लेकिन 323B जो ट्रिब्यूनल है वो आपका स्टेट या फिर पार्लियामेंट दोनों क्रिएट कर सकता है। चलिए 39 प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम का प्रयोग सरकार के दैनिक कार्यों में किया जाता है। भारत के महान्यायवादी का क्रम राज्यों के उप मुख्यमंत्री से नीचे होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है ना, उसको डे टू डे ऑपरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। कोई भी कार्यक्रम हो उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को देखा जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है, दूसरा आपका सही है, तो यहां पर ए फॉल्स हो जाएगा बट आर इज करेक्ट, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अनेक राजनीतिक तथा सार्वजनिक कार्यक्रम समारोह के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का प्रयोग किया जाता है कि, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 40वां प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखेंगे। आज की क्लास में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया है। क्लास होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आए हो और आपका रिवीजन भी हुआ हो, ठीक है। अपना स्कोर जरूर ध्यान से रखिएगा, अगले टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म करिएगा, ठीक है। बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा, अगर टेस्ट में अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हैं तो उसके लिए निराश नहीं होना है, मेहनत करनी है। अभी 11 फरवरी है, समय है, तो पढ़ाई करो बस और मॉक टेस्ट लगाओ, सफलता जरूर मिलेगी। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा अपरूप सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव होता है? रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, पर्पल फास्फोरस या फिर व्हाइट फास्फोरस? और 40वें का जो आपका सही उत्तर है वो है व्हाइट फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखिएगा। श्वेत फास्फोरस से युद्ध काल में प्रयुक्त होने वाले अग्नि बम एवं धूम्र बम बनाए जाते हैं। श्वेत फास्फोरस का कास्टिक सोडा के घोल के साथ गर्म करने पर फॉस्फीन प्राप्त होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका व्हाइट फास्फोरस होता है। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम प्रश्नों की संख्या को और बढ़ाएंगे और आप बताइए कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लग रहा है, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ठीक है। कुछ प्रश्नों को एक्सप्लेन करते समय मैं थोड़ा सा समय आप लोग का ज्यादा इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि वहां पे आवश्यकता होती है। मैं चाहती हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट परीक्षा में पूछे गए हैं वो जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा दूं उस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो वीडियो को फास्ट करके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको मतलब लगता है बहुत तेज मैम पढ़ा रही है तो पॉज ले लेके आराम से पढ़िए, लेकिन सारे मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस जो हम कवर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और अगर कोई भी त्रुटि रहती है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब मंगलमय हो, ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन अपने प्रति वफादार रहिए, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। एक चीज याद रखिए, तो परिश्रम करना मत छोड़िए, लेकिन परिश्रम को सही तरीके से करिए, स्मार्ट तरीके से करिए। धन्यवाद क्लास, धन्यवाद।